हेलो दोस्तों। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, तो हमारा जो तीसरा चैप्टर है नाइन्थ क्लास की पॉलिटी का जिसका नाम है संविधान निर्माण। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है? संविधान निर्माण की बात करें तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? संविधान किसे कहते हैं। देखिए, संविधान किसे कहा जाता है? संविधान किसे कहा जाता है? हम जानते हैं संविधान क्या होता है। अब देखिए क्या होता है संविधान। एक ऐसे सभी बुनियादी नियमों एवं कानून की किताब। किसकी? नियमों एवं कानूनों की किताब। और ये बुनियादी नियम होंगे, यानी कि बेसिक नियम होंगे, जिस पर क्या होता है? जनता पर जिस पर के आधार पर कानून के वो क्या किया जाता है? न्याय किया जाता है या फिर राज किया जाता है। बात करें तो आप कह सकते हैं ऐसे बुनियादी नियमों एवं कानूनों की किताब जिसके द्वारा देश की सरकार चलाई जाती है। क्या की जा रही है? ऐसी किताब है जिसके द्वारा क्या देश की सरकार को चलाया जा रहा है। सरकार को चलाया जा रहा है। इसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संविधान। ठीक है ना? उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। और इसका पालन सरकार और नागरिक दोनों करेंगे। संविधान का पालन कौन कौन करेंगे? संविधान का पालन सरकार और नागरिक दोनों को करना पड़ेगा। उसे ही हम संविधान कहते हैं। बात करें संविधान संशोधन क्या होता है, संविधान संशोधन के बारे में बता दें, पर उससे पहले थोड़े संविधान के बारे में जान लेते हैं कैसे संविधान बना। तो संविधान की बात करें तो कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था, 1946 में, उसके द्वारा किसका? संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा से क्या बना? संविधान सभा में जो सदस्य थे उन्होंने की समितियां बनाई गई। संविधान सभा में समितियों के अध्यक्ष चुने गए, जिसमें से एक समिति थी ड्राफ्ट समिति, यानी कि प्रारूप समिति, जिसे क्या दिया गया? जिसे संविधान निर्माण करने का क्या दिया गया? निर्माण करने के लिए सौंपा गया, यानी कि निर्माण करने के लिए सौंपा गया प्रारूप समिति को, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो बात करें तो इन्होंने क्या किया? ये ड्राफ्ट कमेटी या फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें 7 सदस्य और थे प्रारूप समिति में, जिन्होंने इनकी हेल्प की थी। हेल्प की बात की जाए तो संविधान हमारा बन चुका है। अब संविधान का निर्माण की बात करते हैं, उनके बारे में कुछ और पॉइंट भी जान लेते हैं। जब संविधान बना तो उसको कितना समय लगा बनने में? उसको समय लगा 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। 18 दिन का। इस पर कितना खर्च आया? इस पर लगभग कितना? 64 करोड़ का खर्च आया। 64 करोड़ का खर्च आया। और इसके साथ बात की जाए तो इसमें कितने टोटल वाचन हुए? 3 वाचन हुए। टोटल बैठक कितनी हुई? टोटल बैठक हुई वो 12 बैठकें हुई। टोटल 12 बैठकें हुई। ठीक है ना? जिसमें सबसे पहली जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इसमें जो तीसरी बैठक हुई ये फर्स्ट है, और तीसरी जो थर्ड की बात करें वो कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें क्या हुआ? प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्तावना या उद्देशिका प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, प्रस्ताव रखा गया। तो इस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण हो गया। कब? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? ये क्या हो गया था? निर्माण हो गया था, यानी कि हमने अपना अंगीकृत कर दिया था, अंगीकृत हो गया था। इस समय क्या हो गया था? अंगीकृत हो गया क्या? संविधान। लेकिन पूर्ण रूप से कब स्टार्ट हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ।
जिसमें बात करें इसका प्रारूप कैसा था, किस तरह की इसमें चीज़ें थी, तो इसमें बात करें तो 395 क्या थे, आर्टिकल थे, यानी कि अनुच्छेद थे। और इसमें भाग कितने थे, भाग टोटल 22 थे, 22 भाग थे। और इसमें कितनी सूची थी, यानी कि सूचियाँ थी या अनुसूची थी, अनुसूची कितनी थी, 8 अनुसूची थी, जो वर्तमान में कितनी हो चुकी है, 12 हो चुकी है, 12 हो चुकी है। तो ये हमारे संविधान का इतिहास था, यानी संविधान का निर्माण इस तरीके से हुआ। और बाद में इसमें काफ़ी क्या हुए, चेंजेस हुए, जिन्हें हम अमेंडमेंट कहते हैं, संविधान संशोधन कह देते हैं। तो बात करें, अब करते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों की, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिकों की। संविधान किसे कहते हैं, हमारा हो गया संविधान संशोधन की बात करते हैं। संविधान संशोधन क्या होता है, संविधान जो होता है, संविधान में क्या करते हैं, समय समय पर संविधान में जो परिवर्तन होता है, समय समय पर संविधान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन ही क्या कहलाता है, संविधान संशोधन कहलाता है। यानी कि संविधान संशोधन कहलाता है समय समय पर परिवर्तन जो होता है। तो अब उसके बाद बात करें तो संविधान के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। अब संविधान सभा क्या है, तो संविधान सभा के बारे में भी जान लें, जो संविधान सभा बनी थी। संविधान सभा क्या है, तो संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा, देखिए, जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो लिखने का काम करती थी, संविधान सभा कहलाती है। हमारे लोगों द्वारा, यानी कि जनप्रतिनिधि, यानी कि जनप्रतिनिधि कौन चुनता है, हम चुनते हैं, यानी कि जनता चुनती है, जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि चुना गया। और इसके बाद ये क्या करते हैं, इनका एक ग्रुप है, यानी कि इनका क्या है, जनप्रति का वह सभा, इन्होंने एक सभा बना ली, जो हमने चुनी थी, उन लोगों ने एक सभा बनाई, और वे क्या करते थे, लिखने का काम करते थे, लिखने पढ़ने का काम करते थे, काट पीट करने का काम करते थे कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो वो क्या है, वो संविधान सभा है। संविधान सभा है। बात करें प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, तो प्रस्तावना के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है, जिसे संविधान के उद्देश्य लिखे हैं। यानी कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में क्या है, प्रस्तावना में दिए गए हैं उद्देश्य दिए गए हैं, किसके, संविधान के उद्देश्य, जिस कारण इसे उद्देशिका भी कहा जाता है, उद्देशिका कहा जाता है। मतलब कि संविधान की क्या चीज़ें लिखी हैं, संविधान के उद्देश्य के बारे में बताया गया है, उसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस के साथ, यानी कि पूरी प्रस्तावना। इसके बाद बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक हमने बता दी थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान निर्माण करने में कितना समय लगा, लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और बात करें तो संविधान लिखने की सभा में कितने सदस्य थे, जो संविधान सभा थी, संविधान सभा, उसमें सदस्य कितने थे, तो उसमें सदस्य थे 299 सदस्य थे, जिसमें 15 लेडीज थी। बात करें संविधान सभा के अध्यक्ष कौन रहे, संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन रहे, राजेंद्र प्रसाद रहे। लेकिन बात करें ये स्थायी सदस्य थे, अस्थायी सदस्य के तौर पे सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। वो संविधान सभा को मिनी भारत या लघु भारत क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि क्यों कहा जाता है संविधान सभा को। तो संविधान सभा में, ठीक है ना, संविधान सभा को लघु भारत कहा जाता है। संविधान सभा को क्या कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है, लघु भारत कहा जाता है, लघु भारत। संविधान सभा को लघु भारत कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, दरअसल संविधान सभा में भारत के सभी धर्मों तथा सभी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व दिया था। देखिए, क्वेश्चन बन सकता है, लघु भारत क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें सभी धर्मों और समाज के लोगों का क्या था, हस्तक्षेप था। यानी कि आप कह सकते हो प्रतिनिधित्व था, हस्तक्षेप या प्रतिनिधित्व था, ठीक है ना। यानी कि इसमें जितने भी सदस्य थे वो हर धर्म से, हर समाज से सम्मिलित थे, ठीक है ना। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, वो लघु भारत कहा जाता है संविधान सभा को। बात करें तो संविधान सभा के अध्यक्ष हो गया हमारा, जो संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का हो गया। नीति निर्देशांक तत्व से आप क्या समझते हैं उसके बारे में बता दें, संविधान सभा में जो दिए गए हैं, संविधान में जो नीति निर्देशांक तत्व हैं, नीति निर्देशांक तत्व,
तत्व क्या है? तो संविधान में जो नीति निर्देशांक तत्व हैं वे क्या हैं? ये भारतीय संविधान के वह सिद्धांत हैं जो केंद्र और राज्यों के लिए, केंद्र और राज्यों के, ये क्या है? केंद्र और राज्य एवं राज्यों के, किसके? राज्यों की राज्य सरकारों जो होती है ना उनके लिए, केंद्र और राज्य सरकारों के पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। किसका? पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। यानी कि आप कह सकते हो जो नीति निर्देशांक तत्व हैं वे किसके लिए बनाए गए हैं? केंद्र और राज्य सरकार के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना, करते हैं। राज्य के नीति निर्देशांक तत्व कहलाते हैं जो कि पथ प्रदर्शन करते हैं केंद्र और राज्य की सरकारों का। तो इसके बाद बात करें हमने क्या क्या कर लिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा संघीय सरकार के बारे में। संघीय सरकार क्या है? देखिए संघीय सरकार, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है संघीय सरकार, तो हम संघीय सरकार के बारे में बताएंगे। संघीय सरकार क्या है? तो देखिए संघीय सरकार भारतीय संविधान में शासन चलाने के लिए दो प्रकार की सरकारों की व्यवस्था है ना, केंद्रीय सरकार और दूसरी राज्य सरकार, तो जो मिलकर भारत संघ का निर्माण करती है, इस प्रकार की व्यवस्था को संघीय सरकार कहते हैं, ठीक है ना। आप जानते हो संघीय सरकार क्या है? हमें पता है हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान है, वो क्या है? उसको क्या कर रहे हैं? शासन चलाने के लिए दो सरकारों की व्यवस्था की गई है। शासन चलाने के लिए किसका यूज किया जा रहा है? दो सरकारों का, दो सरकार कौन कौन सी है? फर्स्ट राज्य, सेकंड केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। बात करें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, ये क्या करती है? ये दोनों मिलकर के क्या करती हैं? भारत संघ का निर्माण करती है। किसका? भारत संघ का निर्माण करती है, और भारत संघ का, और ये भारत संघ का निर्माण करती है, और ये पूरी व्यवस्था ही क्या कहलाती है? पूरी व्यवस्था ही संघीय सरकार कहलाती है, यानी भारतीय संविधान पर शासन चलाने के लिए दो सरकार बनाई गई है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। उनके द्वारा क्या है? भारत राज्यों का संघ है, मतलब कि ये क्या करती है? भारत संघ का निर्माण करती हैं, वही क्या कहलाता है? संघीय सरकार कहलाता है। अब हम इसमें देखते हैं, हमारा कोई टॉपिक बचा है, संघीय सरकार हमारा हो गया है। बात करें तो हम जब चाहे अपने संविधान को बदल सकते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संविधान संशोधन कहते हैं। बात करें, लेकिन इसके लिए भी कुछ कानून और नियम बनाए गए हैं। बात करें, भारतीय संविधान एक जीवित आलेख है। कैसे इसका उल्लेख करते हैं? चलो बताते हैं। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है क्योंकि इसमें समय की गति को देखते हुए कुछ भागों को बदलने की प्रक्रिया है। हम जब चाहें अपने संविधान को बदल सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। यही कारण है कि इसे जीवंत दस्तावेज कहते हैं। मतलब कि आप कह सकते हो जीवंत दस्तावेज क्यों कहते हैं अपने संविधान को? जीवंत दस्तावेज क्योंकि हम जब चाहें इसमें क्या कर सकते हैं? जब चाहे संविधान संशोधन कर सकते हैं, जिस कारण से क्या कहते हैं? जीवंत संविधान दस्तावेज कहते हैं, बात करें तो मुझे लगता है मैंने शायद इसमें सब चीज़ समझा दिया। एक टॉपिक रह गया है सिर्फ, धर्मनिरपेक्ष। कैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष कैसे? तो भारत धर्मनिरपेक्ष कैसे? ये हमारा भारत है, भारत धर्मनिरपेक्ष कैसे? चलो देखते हैं धर्मनिरपेक्ष क्या है। धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे? तो बात करें भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ किसी भी धर्म, पंथ या जाति या जन समूह का कोई विशेष अधिकार नहीं है, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? यानी कि आप देखोगे ना तो कोई धर्म चलता है, यहाँ सभी धर्मों को मानते हैं, ना कोई जाति चलती है, ना पंथ, मतलब यहाँ पे सबको क्या है? समान इक्वलिटी प्राप्त है, वही क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। सबको पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता, समानता दी गई है, ठीक है ना। दूसरी बात करें तो कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पंथ में बदलकर दूसरे पंथ में जा सकता है, ये भी उसके पास वो है। कोई भी पंथ अपना धर्म स्थल, पूजा स्थल स्वतंत्र रूप से बना सकता है और उसे किसी भी जगह उपासना करने की क्या है? स्वतंत्रता है। सरकारी नौकरी को योग्यता के अनुसार दी जाती है, ना कि धर्म और पंथ के भेदभाव के आधार पर नहीं, मतलब रोका नहीं जा सकता। तो देखिए ये है क्या? धर्मनिरपेक्ष, यानी कि वो समानता और इक्वलिटी दोनों दर्शा रहा है और किसी धर्म को नहीं मानता हमारा संविधान, ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो रंग भेद की नीति से आप क्या समझते हैं? बात करें तो रंग भेद की नीति नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था को कहते हैं जो विशिष्ट तौर पर दक्षिणी अफ्रीका में 1948 से 1954 में, देखिए 1948 से 1994 तक क्या चली थी? दक्षिण अफ्रीका में क्या चली? रंग भेद की नीति। अफ्रीका में
रंग भेद की नीति, रंग भेद नीति चली तो इसे क्या कहते हैं, उसमें क्या होता था, लोगों में क्या करते थे, नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था को कहते थे। यानी कि तू गोरा है, मैं काला हूँ, मैं काला हूँ, तू गोरा है, इस वजह से उनमें क्या था, भेदभाव था। तो ये कब से, 1948 से 1994 तक चली। कहाँ पे ये चली, दक्षिण अफ्रीका में। और इसके मुझे लगता है सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।